हेलो दोस्तों, उर्जित अकेडमी में आपका एक बार पुनः स्वागत है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंशों के बारे में। दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके पहले हम 3 वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। आज ये अंतिम वीडियो और पार्ट 4 है। दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो का अपडेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंशों के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 1857 की जो क्रांति थी उसमें मध्य प्रदेश से किस किस लोगों ने और किस किस क्षेत्र से जो है भाग लिया है। तो सबसे पहला है शेख रमजान। दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण है शेख रमजान। इन्होंने सागर जो जिला है मध्य प्रदेश का, वहाँ से इन्होंने जो है 1857 क्रांति में भाग लिया था। नंबर दूसरा है टांट्या भील। दोस्तों, ये प्रश्न आया भी हुआ है व्यापम के एग्जाम में कि टांट्या भील ने जो है मध्य 1857 क्रांति से किस क्षेत्र से नेतृत्व किया था। तो दोस्तों, वो है निमाड़ क्षेत्र। इसके बाद हम थर्ड नंबर का देखते हैं शंकर शाह। दोस्तों, जो शंकर शाह हैं ये रानी दुर्गावती के वंशज हैं। तो ये शंकर शाह और इनके पुत्र ने गढ़ा मंडला से 1857 क्रांति का नेतृत्व किया था। नंबर फोर्थ है राजा ठाकुर प्रसाद। दोस्तों, ये राघवगढ़ से इन्होंने नेतृत्व किया था। जो फिफ्थ नंबर का है नारायण नारायण सिंह। दोस्तों, इन्होंने रायपुर जिले से 1857 क्रांति में नेतृत्व किया था। इसके बाद शहादत खां महू जो इंदौर में है। इसके बाद रानी लक्ष्मीबाई। सभी जानते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी जो उत्तर प्रदेश में है वहाँ से इन्होंने 1857 क्रांति में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। साथ ही दोस्तों, ये इसमें कल्पी जो वर्ड आ रहा है, ये कल्पी जरूर याद रखें। कल्पी इसलिए क्योंकि कभी कभी झांसी नहीं देता है, तो हमें जो है कल्पी भी पता होना चाहिए। झांसी जो रानी लक्ष्मीबाई हैं, इनकी जो समाधि बनी हुई है ग्वालियर में। जो नंबर 6 है सुरेंद्र राय। इन्होंने संबलपुर छत्तीसगढ़ से नेतृत्व किया था। तत्या टोपे। दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन्होंने नाना साहब के साथ कानपुर में भी, झांसी और ग्वालियर से भी जो है इन्होंने 1857 क्रांति में नेतृत्व किया है। इसके बाद हम अगला देख लेते हैं भीमा नायक। दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है नंबर 10 का। भीमा नायक जो है इन्होंने मंडलेश्वर से 1857 क्रांति का नेतृत्व किया था। इसके बाद रानी अवंतीबाई, जो सब जानते हैं गढ़ा रामगढ़ से, जो मंडला जिले के अंतर्गत आता है। और 12 और 13 यानी 12 एंड 13 बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर इसमें कन्फ्यूजन पैदा होता है कि गिरधारी बाई और झलकारी बाई ये दोनों किसकी सहायिका है। तो अक्सर हम इसका अपोजिट ही इसका आंसर जो है हम टिक करके आ जाते हैं। तो दोस्तों, जो झलकारी बाई और रानी लक्ष्मीबाई की सहायिका थी, अंगरक्षिका थी, और जो गिरधारी बाई है उन्होंने वो अवंती बाई की अंगरक्षिका या सहायिका थी। दोस्तों, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी कल्पी से 1857 क्रांति की लड़ाई लड़ी थी, तो इसलिए जो है इन्होंने भी झांसी से ही लड़ा है। और सेम जो है गिरधारी बाई भी जो है रामगढ़ गढ़ा से इन्होंने नेतृत्व किया था। इसके बाद जो 14 नंबर है कि बहादुर एवं देवी सिंह, इन्होंने मंडला से 1857 क्रांति का जो है नेतृत्व किया था। दोस्तों, इस तरह से ये प्रश्न समाप्त होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है और उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। अगला हम देखते हैं, अब हम इसमें से कुछ फैक्ट्स देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जैसे कि हम जानते हैं कि जो सांची का स्तूप है, रायसेन जिले के अंतर्गत जो आता है, सांची का स्तूप बेतवा नदी के तट पर है। इसका निर्माण अशोक ने 3री-4थी शताब्दी के बीच में जो है उन्होंने करवाया था। इसके अतिरिक्त ऐसे कौन से जो स्तूप है जिन्होंने सम्राट अशोक ने बनाया है। तो दोस्तों, इसके अतिरिक्त सांची के अतिरिक्त सुनहरी, सतधारा रायसेन जिले के अंतर्गत, भोजपुर, उज्जैन, यहाँ पर भी इन्होंने स्तूप बनवाए हैं। दोस्तों, एक स्तूप और भी है जो सतना जिले के अंतर्गत आता है। आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि उसका नाम क्या है। ठीक है। अगला हम देख लेते हैं नंबर 2, जो पुष्पमित्र शंगु थे। इन्होंने सांची स्तूप की वेदिका रेलिंग का जो है निर्माण करवाया है। ये भी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। पुष्पमित्र शंगु ने भी जो है सांची स्तूप की वेदिका का निर्माण करवाया है। नंबर 3 देखते हैं, बालाघाट से हिंद यूनानी जो शासक थे मिनांडर, इनके सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक है। इसमें प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं? इसमें प्रश्न पूछा जाता है कि बालाघाट से किस हिंद यूनानी शासक के सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो वो है मिनांडर। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। 3rd नंबर। 4th हम देखते हैं कि जो कनिष्क पुत्र था वासिष्ठ, उसके अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं। वासिष्ठ के जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं वो
सांची से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सांची से प्राप्त हुए हैं। नंबर 5 हम देखते हैं। 5 जो चंद्रगुप्त द्वितीय है उसने अपनी राजधानी किसे बनाई थी? दोस्तों जो चंद्रगुप्त द्वितीय है उन्होंने अपनी राजधानी उज्जैनी को बनवाई थी। ठीक है, तो उज्जैनी के दो नाम है, एक तो उज्जैनी बोलते ही हैं, एक उज्जैन है, और अवंतिका, अवंतिका के नाम से जो है पहले प्रसिद्ध थे। तो उज्जैन का एक नाम है अवंतिका। चलिए हम अगला देखते हैं। दोस्तों जो यहाँ राजधानी की बात आई है तो हमने बात की थी कि जो राजा धार परमार वंश के जो राजा थे, राजा भोज, उन्होंने भी जो है उज्जैन से राजधानी अपनी स्थानांतरित की थी। कहाँ? धार में। और इसी तरह है उज्जैन से राजधानी स्थानांतरित की थी ग्वालियर दौलत राव सिंधिया ने 1810 में। दोस्तों ये प्रश्न भी मैंने फेसबुक के माध्यम से पूछा है, जिसका जो है करीबन 60% लोगों ने ही सही जवाब दिया है, 40% लोगों ने गलत जवाब दिया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है दौलत राव सिंधिया 1810। हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, वो जो चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा जो विदिशा क्षेत्र में किए गए जो अभियान था उसका पता कैसे चलता है? उदयगिरि गुफा लेख के द्वारा पता चलता है कि इन्होंने विदिशा में भी कुछ अभियान चलाया था। चलिए हम अगला देख लेते हैं। सागर जिले में स्थित जो एरण है बहुत महत्वपूर्ण है। सती प्रथा का पहला साक्ष्य एरण में ही प्राप्त हुआ है, तो इस दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। और एमपीपीसीएस के प्रश्न में उसमें पेपर में ये प्रश्न पूछा भी गया है कि एरण किस लिए प्रसिद्ध है, तो एरण जो है सती प्रथा के लिए पहला साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुआ था। सागर जिले में जो स्थित एरण है में एक विशालकाय बराह मूर्ति है। ये जो मूर्ति है इसमें हुण शासक जो तोरमल थे उनके शासनकाल का पहला वर्ष शासनकाल का था उसका उल्लेख मिलता है। यानी बेसिकली जो है एरण में बराह मूर्ति में हुण शासक तोरमल के कार्यकाल का उल्लेख मिलता है। नंबर दूसरा है जो नर्मदा तट है उसमें हर्ष और पुलकेशी द्वितीय के बीच जो है युद्ध हुआ था। किसके बीच में? हर्ष और पुलकेशी द्वितीय के बीच में युद्ध हुआ था, नर्मदा तट पे हुआ था। ठीक है, जो थर्ड नंबर है जिसे जय शक्ति या जेजाक या जेता के नाम से भी जाना जाता है, नाम पर चंदेलों द्वारा शासित प्रदेश का नाम जेजाक भुक्ति पड़ा। ठीक है, इन्हीं के नाम पर जो है ये नाम पड़ा। चंदेल शासक दो परमादीर देव थे। उनको जो है 1182 में पृथ्वीराज चौहान ने जो है पराजित किया था। और 1202 में जो मुगल वंश के गुलाम वंश के पहले शासक थे, मुगल नहीं गुलाम वंश के जो पहले शासक कुतुबुद्दीन ऐबक थे जिन्होंने उसकी स्थापना की थी, उन्होंने भी परमार्दी देव को जो है पराजित किया था। किसमें? 1202 में। तो इसको भी याद आप रखेंगे। मैक्सिमम प्रश्न ये जो है इस तरह से प्रश्न बनते हैं, और इसी तरह से जिस तरह से अब एमपीपीसीएस में प्रश्न बन रहे हैं चाहे व्यापम में हो, इतनी डीपली चीज़ें जो है पूछी जा रही हैं, तो हमको भी इस तरह से पढ़ना है। साथ ही साथ जो है परमार्दी देव थे तो इनके आला उदल ये जो दो वीर योद्धा थे इन्हीं के शासनकाल में, तो इन्हीं के दरबार में थे वो दोनों। ठीक है, आला उदल प्रश्न पूछा गया है कि आला उदल किसके शासनकाल में थे, तो वो चंदेल वंश के जो अंतिम शासक थे, ये अंतिम शासक हैं। अंतिम शासक परमार्दी देव थे, उन्हीं के शासनकाल में जो है आला उदल नाम के दो वीर योद्धा थे। इसके जो 5th नंबर का है, गुहिल वंश का शासक कहाँ थे? वो मंदसौर जिले में थे। 6 नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं कि 14वीं शताब्दी में के उत्तरार्ध में ग्वालियर में है ना, ग्वालियर में वीर सिंह देव ने तोमर वंश की स्थापना की थी। तो तोमर वंश की बेसिकली स्थापना किसने की थी? वीर सिंह देव ने की थी। चलिए हम अगला देख लेते हैं। 1195-96 में मोहम्मद गौरी ने ग्वालियर के संरक्षण या लोहंग देव को पराजित किया था। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत जो गुलाम वंश शासक थे जिसके कुतुबुद्दीन ऐबक की बात कर रहे थे, तो इसका जो विस्तार जो है साम्राज्य जो मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ था? मांडू, ग्वालियर, मालवा और उज्जैन को जीतकर नर्मदा तट तक जो है इन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार किया था। दोस्तों ये इस प्रश्न का लिखने का मतलब यहाँ डालने का मेन उद्देश्य ये था कि आपको पता चलना चाहिए जो गुलाम वंश थे उनके जो मुख्य हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, उनका साम्राज्य मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ था। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि आखिर उनका साम्राज्य कहाँ कहाँ था। अब इसमें एक ऑप्शन है मांडू देंगे, बाकी ये ऑप्शन नहीं होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि मांडू, ग्वालियर, मालवा और उज्जैन तक में जो है इनका साम्राज्य था। नंबर 3 है, कभी कभी क्या होता है जब प्रश्न आते हैं तो उसमें इस टाइप की चीज़ अगर आपको पता हो तो कुछ आंसर जो है हम उसके माध्यम से अनुमान लगा के हम लोग उसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इस दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है। नंबर जो 3 है कि मुगल वंश के जो संस्थापक थे बाबर, ठीक है, तो उन्होंने 1528 में उन्होंने चंदेरी के राजा के साथ जो जिनका नाम मेदिनी राय था उनके साथ उन्होंने चंदेरी का युद्ध लड़ा। ठीक है, कौन सा युद्ध लड़ा? चंदेरी का। पानीपत का, राणा सांगा के बाद चंदेरी का, इस तरह से उन्होंने युद्ध लड़ा। तो
1528 में चंदेरी के राजा मेदिनी राय के साथ उन्होंने युद्ध लड़ा और वो जीत गए उस युद्ध में। उन्होंने अपनी उनकी जो दोनों बेटियां थी, जो उनकी दो बेटियां थी, उनकी जो शादी बाबर ने अपने दो बेटों के साथ कर दी। फोर्थ नंबर हम देखते हैं, अकबर के समय जो मालवा का शासक कौन हुआ करता था, वो है जो संगीत प्रेमी था, बाज बहादुर। ठीक है, कौन था? बाज बहादुर। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि बाज बहादुर के समकालीन कौन सा मुगल शासक था, तो हमें पता होना चाहिए कि बाज बहादुर है। ठीक है, रानी दुर्गावती भी जो है अकबर के ही समकालीन थी। ठीक है, कौन था? रानी दुर्गावती भी अकबर की ही समकालीन थी। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फोर्थ नंबर की कि अकबर के समय मालवा का शासक कौन था। तो अकबर के समय मालवा का जो शासक था वो संगीत प्रेमी था, बाज बहादुर था, और मांडू का बेसिकली शासक था। और उन्होंने अपनी जो प्रेमिका थी रानी रूपमती, उसी की उसमें जो है रूपमती का महल भी जो है मांडू में बनाया है, और बहुत ही सुंदर और बहुत ही मनमोहक महल है वो। फिफ्थ नंबर हम देखते हैं अकबर का जो अंतिम विजय था, यानी आखिरी जो युद्ध विजय था, उसका जो विजय अभियान था, वो बुरहानपुर जिले में असीरगढ़ का किला था। ठीक है, असीरगढ़ का किला 1601 में, और 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई थी। यानी आखिरी ये इनका आखिरी युद्ध था, आखिरी ही जो है इनका विजय स्थल था। ठीक है, चलिए हम अगला देख लेते हैं। जो यादव राय थे ठीक है, तो ने गढ़ा कटंगा में गोंड वंश की स्थापना की। तो गोंड वंश की स्थापना बेसिकली किसने की? तो गोंड वंश की स्थापना जो है वो यादव राय ने की। कहाँ? गढ़ा कटंगा में की। सेकंड नंबर का हम प्रश्न देख लेते हैं कि जो बुंदेला शासक थे, ठीक है, हृदय शाह ने गढ़ा के समीप जो है गंगा सागर जलाशय का निर्माण करवाया। प्रश्न इसमें ये बनता है कि गंगा सागर जलाशय का निर्माण किसने करवाया? तो हृदय शाह ने करवाया। कहाँ करवाया? गढ़ा के निकट। नंबर 7 हम देख लेते हैं, जो 1707 में छत्रसाल ने औरंगजेब के साथ संधि की। ठीक है, जो राजा छत्रसाल थे, बुंदेला जो ओरछा के हैं, तो उन्होंने क्या किया है कि ये इनके समकालीन थे, किसके? औरंगजेब के। तो इन्होंने क्या किया? छत्रसाल ने औरंगजेब के साथ संधि की और औरंगजेब ने उन्हें राजा की उपाधि दी। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि जो संधि हुई इसमें औरंगजेब ने छत्रसाल को कौन सी उपाधि से नवाजा? तो वो है राजा की उपाधि। क्योंकि वो हिंदू धर्म थे तो उसमें ये महाराज, बादशाह, सम्राट दे नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने राजा की उपाधि दी। फिफ्थ नंबर का हम देख लेते हैं, फोर्थ नंबर का हम देख लेते हैं, जो शेर शाह थे। शेर शाह ने बघेल वंश के जो शासक थे बीरभान के विरुद्ध जो है लड़ाई के लिए किसको भेजा? जलाल खां को। दोस्तों जो ये बीरभान है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको, तो बीरभान ने क्या किया? चौसा के युद्ध में उन्होंने हुमायूं का साथ दिया। ठीक है, इसके बाद जब हुमायूं चौसा के युद्ध में पराजित हो गए, तो फिर शेर शाह जो है, क्योंकि शेर शाह हुमायूं के बीच में चौसा का युद्ध लड़ा गया था, उस दौरान हुमायूं हार गए, और लेकिन बीरभान ने हुमायूं का साथ दिया। अब क्योंकि इन्होंने हुमायूं को साथ दिया था, तो शेर शाह सूरी जो है बघेल वंश के शासक जो बीरभान हैं, जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये इनके क्षेत्र में भी आए और उन्होंने अपने बेटे जलाल खां को भेजा। ठीक है, और ये छिप कर कहाँ चले गए? ये कलिंजर की युद्ध में किले में जो है ये छिप गए। फिफ्थ नंबर का हम देखते हैं, और ये वही जलाल खां हैं जिनको अकबर ने क्या किया था? अकबर ने तानसेन को, जो इनके उत्तराधिकारी थे, बीरभान के उत्तराधिकारी कौन थे? रामचंद्र थे, उनके दरबार में तानसेन को लेने के लिए भेजा। तो दोस्तों इस तरह से कनेक्टिविटी आपको रखनी पड़ेगी। शेर शाह जलाल खान का, शेर शाह जो है का पुत्र कौन? उत्तराधिकारी कौन था? जलाल खां। और बीरभान का रामचंद्र था। तो रामचंद्र का जब दरबार था और जलाल खां को अकबर ने तानसेन को वहाँ से लाने के लिए भेजा था। फिफ्थ नंबर का हम देखते हैं, भोपाल शहर की जो ताजुल मस्जिद है उसका निर्माण जो है शाहजहां बेगम ने करवाया था। ठीक है, शाहजहां बेगम ने करवाया था। ये तीसरे नंबर की जो है ये बेगम थी। इसके बाद हम अगला देख लेते हैं, 6 नंबर का ढिल्लन शाह और हीरापुर के किरेन शाह ने अंग्रेजों के विरुद्ध 1842 में जो है विद्रोह किया था। बहुत महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न पूछा गया है, तो आपको याद रखना है कि अंग्रेजों के विरुद्ध जो 1842 में विद्रोह हुआ था, उसमें किसने किसने भाग लिया था? ढिल्लन शाह और हीरापुर के किरेन शाह ने भाग लिया था। ठीक है, ढिल्लन शाह और हीरापुर के किरेन शाह में। कहाँ के? हीरापुर के। चलिए हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। जो नरसिंहपुर जिला है, जो गुजरात उससे जबलपुर से लगा हुआ है, वहाँ पे जो ढिल्लन शाह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। ठीक है, तो बेसिकली जो है हम ये बात कर रहे हैं ढिल्लन शाह और हीरापुर के। तो ढिल्लन शाह कहाँ के थे? तो ढिल्लन शाह जो है नरसिंहपुर के थे, और हीरापुर के किरण शाह ने अंग्रेजों के विरुद्ध 1842 में भाग लिया था। नरसिंहपुर के जमींदार थे ये ढिल्लन शाह ने भी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। 1916 में
स्वतंत्रता आंदोलन की मध्य प्रदेश में शुरुआत सिवनी जिले से हुई। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न आ सकता है और व्यापम के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो 1916 में स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत सिवनी जिले से हुई है। ठीक है, 1929 और 30 में नमक जो सत्याग्रह हुआ था उसमें दुर्गा शंकर मेहता ने नमक बनाकर प्रदेश में आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है, नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से की गई थी? उन्होंने की थी, दुर्गा शंकर मेहता ने की थी प्रदेश में। 1923 में जो जबलपुर में झंडा सत्याग्रह का हुआ था, तो उसमें किन्होंने भाग लिया था? देवदास गांधी ने लिया था, राम गोपालचार्य ने और राजेंद्र प्रसाद ने लिया था। इसी में जो है राष्ट्रीय ध्वज फहराने के कारण सुंदर लाल को जो है 6 वर्ष की सजा हुई थी। ठीक है, कितने वर्ष की सजा हुई थी? सॉरी, 6 माह की सजा हुई थी। 6 माह की सजा हुई थी। कौन से इसमें सुंदरलाल को किस घटना के कारण 6 माह की जेल हुई? राष्ट्रीय ध्वज फहराने के कारण। कब? 1923 में जबलपुर में झंडा सत्याग्रह हुआ, उसके तहत। किस किसने भाग लिया? देवदास गांधी ने और राम गोपालाचार्य ने लिया और राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, देवदास गांधी, रामा गोपालाचार्य और राजेंद्र प्रसाद ने इसमें भाग लिया। चलिए हम अगला देख लेते हैं। जो तात्या टोपे थे शिवपुरी में, उनको 18 अप्रैल को जो है फांसी दी गई 1859 को। ये डेट आप याद रखेंगे क्योंकि अक्सर डेट जो है इसमें पूछी जाती है, 18 अप्रैल 1859 को। इसके बाद जो है, जो 1939 में गांधी जी ने द्वितीय युद्ध में कौन सा आंदोलन शुरू किया? वो है जबलपुर से अवागजा आंदोलन किया। ठीक है, अवागजा आंदोलन की शुरुआत जबलपुर से 1939 में की गई, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। अब 1948 में हम बात करते हैं। दिल्ली के मध्य भारत के राजा थे, राजाओं के सम्मेलन में जो मध्य जितने राजा थे उनका सम्मेलन था, उसमें 25 रियासतें, ग्वालियर और इंदौर और मालवा का संयुक्त संघ बनाया गया, जिसे मध्य भारत नाम जो है दिया गया। जब देश आज़ाद हो गया, सारी रियासतें जो विलय हो रही थी, तो उसमें क्या हुआ? इन सारी रियासतों, 25 रियासतें थी मध्य प्रदेश की, जिसे मध्य भारत कहा जाता था। और उसमें इसके अलावा ग्वालियर, इंदौर और मालवा के जो संयुक्त संघ बनाया गया, जिसे मध्य भारत नाम दिया गया। इसके पहले जो प्रमुख थे वो जीवाजीराव सिंधिया थे। ठीक है, यानी आप ये मान सकते हैं कि जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय जो है, जब ये जितनी रियासतों का विलय हो रहा था, तो उसमें क्या, जो आखिरी राजा थे वो जीवाजीराव सिंधिया थे। उसी प्रकार मार्तंड सिंह बघेल वंश के जो है आखिरी राजा थे। ठीक है, चलिए हम अगला देख लेते हैं। 4 नंबर का, 1905 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस का पहला अधिवेशन नागपुर में हुआ। दादा भाई खपड़े जिन्होंने इसके संयोजक थे। ठीक है, दादा भाई खपड़े। दोस्तों मैंने फेसबुक के माध्यम से ये प्रश्न पूछा और लगभग काफ़ी लोग जो है सही जवाब दे रहे हैं, कुछ लोगों ने गलत जवाब दिया है। अगर हम देखें कितने परसेंट सही लोगों ने जवाब दिया है, तो 80% सही लोगों ने सही जवाब दिया है। ठीक है, तो 1905 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस का पहला अधिवेशन नागपुर में हुआ। दादा भाई खपड़े ने जो है इसका आयोजन किया था। ठीक है, 1905। अगला हम देख लेते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में माखनलाल चतुर्वेदी थे। ठीक है, उनकी जो कौन सी किताब थी जो राष्ट्रीय चेतना का कारण बनी? वो है कर्मवीर। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है इनकी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है कि अपने कर्मवीर जो इनका प्रकाशन था, इनकी जो किताब थी, इसके माध्यम से इन्होंने चेतना जगाई और लोगों में एक स्वतंत्रता के प्रति जो है जागरूकता आई। तो कौन सा वो था? माखनलाल चतुर्वेदी ने जो है अब कर्मवीर पत्र के माध्यम से। ठीक है, कर्मवीर, आप कर्मवीर याद रखिएगा। अब ये भी पूछा जा सकता है कर्मवीर किसका पत्र है, तो वो है माखनलाल चतुर्वेदी का। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण, होशंगाबाद के बबई जिले में जो है इनका जो है जन्म हुआ था। इसके बाद जो है हम अगला देखते हैं कि मालवा विद्रोह का केंद्र इंदौर था। जो मालवा का विद्रोह हुआ मालवा क्षेत्र का, उसका जो केंद्र बिंदु था वो इंदौर था। यहाँ पर जो है शहादत खान ने नेतृत्व किया। ठीक है, किसने किया? शहादत खान ने नेतृत्व किया। और दोस्तों जब शहादत खान ने इसका नेतृत्व किया, तो जो वहाँ के तत्कालीन राजा थे होलकर ने, उन्होंने भी शहादत खान का ही जो है क्या दिया? साथ दिया। इसीलिए कहा जाता है कि इंदौर के होलकरों ने कभी भी अंग्रेजों का साथ नहीं दिया वहाँ। ठीक है, हम अगला देखते हैं। पेशवा बाजीराव की समाधि जो है रॉबर्ट खेड़ी खरगोन में है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, पास में क्यों? पेशवा बाजीराव। ठीक है, पेशवा बाजीराव जो समाधि है वो रोबर खेड़ी खरगोन में है। ठीक है, विदिशा का प्राचीन नाम बेसनगर में है। बेसनगर है, सॉरी बेसनगर, याद रखेंगे बेसनगर। एरन में सती प्रथा का पहला अभिलेख मिला। ठीक है, पहला अभिलेख कहाँ मिला? सती प्रथा का, जहाँ पे मैंने अभी इसके पहले बात की थी कि जो तोरणमल थे, हूण के शासक थे, उनके कार्यकाल के बारे में पता चला था एरन में। एग्जैक्टली ये वही एरन है, सागर जिले के अंतर्गत आता है। और सती का पहला जो है साक्ष्य यही मिला था। 6 नंबर का देखते हैं कि मध्य प्रदेश का सबसे प्राचीनतम सभ्यता के प्रमाण जो है आदमगढ़ जिले में मिले हैं। ठीक है, आदमगढ़ क्षेत्र में मिले हैं। ये होशंगाबाद जिले के अंतर्गत ये आता है। दोस्तों इस तरह से ये जो मध्य प्रदेश के राजवंश थे,
इनका ये टॉपिक समाप्त होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण था और इसके 4 भाग जो है मैं आप लोगों के सामने लेके आया। अगर आप चारों भागों को मिला के एक करते हैं तो इससे बहुत ही अच्छा जो है एक नोट्स आपका तैयार होता है और उम्मीद करता हूँ कि इससे प्रश्न जो है मैक्सिमम प्रश्न जो है इससे पहुँच जाएंगे, चाहे पीसीएस के हो या व्यापम के हो। तो दोस्तों मैं इसी तरह से प्रश्न फेसबुक के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से पूछता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करके जो है मेरा मनोबल बढ़ाएंगे, साथ ही साथ अपने ज्ञान का जो आपको क्षमता है उसको भी आप तौलेंगे। ठीक है, पढ़ते रहिए, वीडियो को ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें और अपने व्यूज़ अपने कमेंट्स जरूर करें, जिससे मुझे पता चले कि आपको किस तरह से चीज़ें जो है आपको अच्छी लग रही हैं, आप या इसके अलावा और क्या जानना चाहते हैं। नमस्कार।